चिरपुरातन ज्योतिर्विद ये भली भांति जानते थे कि ग्रह नक्षत्रों, सौर मंडल की गतिविधियों, उनके आपसी संबंधों और परस्पर एक दूसरे पर, पृथ्वी के वातावरण, वृक्ष, वनस्पति एवं जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देने के अतिरिक्त भी ज्योतिर्विज्ञान का एक पक्ष है सूक्ष्म अंतरिक्ष में चलने वाले चैतन्य प्रवाह और उनकी भली बुरी प्रतिक्रियाओं से मानव को अवगत कराना। इसीलिए उस काल के ज्योतिर्विज्ञान के आचार्य न केवल अंतर्ग्रही गतिविधियों के ज्ञाता होते थे वरन आत्मविज्ञान चेतना के क्षेत्र में भी उनकी पहुंच होती थी। फलतः सौर मंडल की जानकारियां प्राप्त करने के साथ साथ उनमें अभीष्ट उथल पुथल करने के आध्यात्मिक उपचारों से परिचित होने से समय समय पर इस प्रकार के प्रयोग, परीक्षण, अनुष्ठान, उपचार, सामूहिक आध्यात्मिक प्रयोग किए जाते थे। इस दिशा में प्राचीन भारतीय ज्योतिर्विदों ने गहन अनुसंधान किए एवं निष्कर्ष निकाले हैं। आर्यभट्ट का ज्योतिष सिद्धांत, कालकिया पाद, गोलपाद, सूर्य सिद्धांत और उस पर नारदेव, ब्रह्मगुप्त के संशोधन परिवर्धन, भास्कर स्वामी के महाभास्करीय आदि दुर्लभ और अमूल्य ग्रंथ अनेकानेक रहस्यों एवं निष्कर्षों से भरे पड़े हैं। ज्योतिष सिद्धांत पुस्तक के प्रथम पाद में गणित का संबंध ज्योतिर्विज्ञान से स्थापित किया गया है। काल क्रिया पाद में खगोल शास्त्र का विशद वर्णन है। इसी तरह उसका अंतिम पाद 50 श्लोकों का अध्याय गोलपाद अपने में ज्योतिष विज्ञान के महत्वपूर्ण रहस्यों पर प्रकाश डालता है। अपने पंच सिद्धांतिक में वारामिहिर ने पौलिश, रोपक, वाशिष्ठ, सौर और पितामह नामक 5 ज्योतिर्विधानों का वर्णन किया है जो ज्योतिर्विज्ञान पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं। मौसम से लेकर राजनैतिक घटनाक्रमों तक का पूर्वानुमान लगाकर लोग अपनी योजनाओं का निर्धारण परिवर्तन करते रहते हैं। ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न प्रभावों के संबंध में ये तथ्य कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी जानकारी देने वाला ज्योतिर्विज्ञान मात्र फलित ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को बताकर लोगों को भयभीत करने वाली प्रपंच विद्या नहीं है, वरन गणितीय आधार पर अनुकूलताओं का, संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाकर अपने क्रियाकलापों में हेर फेर करने की सूचना देने वाली एक विज्ञान सम्मत विधा है। पिछले 50 वर्षों में होने वाले महों के मुख्य योगों पर अगर हम ध्यान दें तो मालूम होता है कि उनके प्रभाव से बराबर शांति में बाधा डालने पक्ष है। सूक्ष्म अंतरिक्ष में चलने वाले चैतन्य प्रवाह और उनकी भली बुरी प्रतिक्रियाओं से मानव को अवगत कराना। इसीलिए उस काल के ज्योतिर्विज्ञान के आचार्य न केवल अंतर्ग्रही गतिविधियों के ज्ञाता होते थे वरन आत्मविज्ञान चेतना के क्षेत्र में भी उनकी पहुंच होती थी। फलतः सौर मंडल की जानकारियां प्राप्त करने के साथ साथ उनमें अभीष्ट उथल पुथल करने के आध्यात्मिक उपचारों से परिचित होने से समय समय पर इस प्रकार के प्रयोग, परीक्षण, अनुष्ठान, उपचार, सामूहिक आध्यात्मिक प्रयोग किए जाते थे। इस दिशा में प्राचीन भारतीय ज्योतिर्विदों ने गहन अनुसंधान किए एवं निष्कर्ष निकाले हैं। आर्यभट्ट का ज्योतिष सिद्धांत, कालकिया पाद, गोलपाद, सूर्य सिद्धांत और उस पर नारदेव, ब्रह्मगुप्त के संशोधन परिवर्धन, भास्कर स्वामी के महाभास्करीय आदि दुर्लभ और अमूल्य ग्रंथ अनेकानेक रहस्यों एवं निष्कर्षों से भरे पड़े हैं। ज्योतिष सिद्धांत पुस्तक के प्रथम पाद में गणित का संबंध ज्योतिर्विज्ञान से स्थापित किया गया है। काल क्रिया पाद में खगोल शास्त्र का विशद वर्णन है। इसी तरह उसका अंतिम पाद 50 श्लोकों का अध्याय गोलपाद अपने में ज्योतिष विज्ञान के महत्वपूर्ण रहस्यों पर प्रकाश डालता है। अपने पंच सिद्धांतिक में वारामिहिर ने पौलिश, रोपक, वाशिष्ठ, सौर और पितामह नामक 5 ज्योतिर्विधानों का वर्णन किया है जो ज्योतिर्विज्ञान पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं। मौसम से लेकर राजनैतिक घटनाक्रमों तक का पूर्वानुमान लगाकर लोग अपनी योजनाओं का निर्धारण परिवर्तन करते रहते हैं। ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न प्रभावों के संबंध में ये तथ्य कम महत्वपूर्ण नहीं है।
इसकी जानकारी देने वाला ज्योतिर्विज्ञान मात्र फलित ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को बताकर लोगों को भयभीत करने वाली प्रपंच विद्या नहीं है, वरन गणितीय आधार पर अनुकूलताओं का, संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाकर अपने क्रियाकलापों में हेर फेर करने की सूचना देने वाली एक विज्ञान सम्मत विधा है। पिछले 50 वर्षों में होने वाले महों के मुख्य योगों पर अगर हम ध्यान दें तो मालूम होता है कि उनके प्रभाव से बराबर शांति में बाधा डालने हो तब ऐसी घटना संभव होती है। अगर प्रथम महायुद्ध के समय की ग्रह दशा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि उस समय राहु, बृहस्पति और मंगल केतु द्विर्ध दशा में थे। शनि और मंगल एक केंद्र में थे और राहु शनि एक से त्रिकोण में थे। इसी प्रकार अगर द्वितीय महासागर के समय की ग्रह दशा का निरीक्षण किया जाए तो उस अवसर पर भी ग्रहों की स्थिति बड़े भय की थी। प्रजातंत्र का शक्तिशाली मह शनि मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में केतु के साथ योग में था, जिस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही थी। बृहस्पति और शनि द्विरथ दशा में थे और राहु बृहस्पति षष्ठाष्टक एक दूसरे से 6 और 8 अशों पर थे। इस प्रकार संसार के प्रसिद्ध युद्ध प्रभावशाली ग्रह दशा में ही लड़े गए हैं। जिस समय शनि धन राशि में प्रवेश करेगा रूस में बहुत से षड्यंत्र और प्रमुख व्यक्तियों की हत्या की चेष्टाएं होगी। लौह आवरण के पीछे बहुत से चौंकाने वाले परिवर्तन होंगे जिससे रूस का आंतरिक संगठन बहुत कुछ बदलेगा। इनके फल से उस देश में अशांति रहेगी और वह अमेरिका से झगड़ा करने की चेष्टा न करेगा। सूर्य ग्रहणों की असाधारण श्रृंखला और उनकी अवांछनीय प्रतिक्रिया चंद्र ग्रहण आमतौर से पड़ते रहते हैं। सूर्य ग्रहणों की संख्या कम होती है, पर उसका प्रभाव धरती के वातावरण पर अधिक पड़ता है, विशेषतया तब जबकि वह अधिक धके और खग्रास जैसी स्थिति उत्पन्न हो। युग संधि के 20 वर्षों में जो विशेष सूर्य ग्रहण श्रृंखला सन 1980 से आरंभ हो 2000 तक चलने वाली है, वह असाधारण है। उसका प्रभाव अंतरिक्ष विज्ञानी तथा ज्योतिर्विद समान रूप से अशुभ बता रहे हैं। 16 फरवरी 1980 के बाद अगले 20 वर्षों में 2 पूर्ण सूर्य ग्रहण और होंगे। एक 24 अक्टूबर 1995 में, दूसरा 11 अगस्त 1999 में। दोनों ही भारत में भली प्रकार देखे जा सकेंगे। 16 फरवरी 1980 को पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, जो इस शताब्दी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना इस देश के लिए थी, क्योंकि ग्रहण की पूर्णता का पथ भारतीय महाद्वीप के ऊपर से गुजरता था। पिछला पूर्ण सूर्य ग्रहण जो स्पष्टतः भारत में देखा जा सका था, 22 जनवरी 1898 को हुआ था। ये गोलार्ध के लॉन्गिट्यूड 30 पश्चिम से 120 डिग्री पूर्व तक एवं लेटिट्यूड 60 उत्तर से लैटिट्यूड 35 दक्षिण तक देखा गया। इस परिधि में पूरा अफ्रीका, सऊदी अरब, इराक, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चीन, मंगोलिया एवं रूस आ जाते हैं। भारतीय महाद्वीप में ग्रहण का आरंभ पश्चिमी घाट के अकोला, कर्नाटक के में 3:39 पर आरंभ हुआ। चंद्रमा की पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया तब उत्तर पूर्व दिशा में घूमती हुई आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा प्रांत पर होती हुई पूर्वी समुद्री छोर पर पुरी के नजदीक 3:56 भारतीय समयानुसार पर छूती हुई निकल गई। इसके बाद एक छोटा सा हिस्सा मिजोरम का भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आया। ग्रहण की पूर्णता की अवधि में अंधेरे आकाश में केवल चमकदार तारे एवं ग्रह बुध एवं शुक्र ही आंखों से दिखाई पड़े। इस अवधि में सूरज का प्रकाश सीधे न देखकर उसकी तेजी की 100,000 गुना कम करके देखा जाना चाहिए। सौर विकिरण का अल्ट्रावायोलेट एवं इंफ्रारेड वाला हिस्सा दृष्टि में नहीं आए। इसकी व्यवस्था करने के लिए विशेष फिल्टर ग्लास उपयुक्त होते हैं। काली एक्सपोज की फोटोग्राफी की फिल्म को दोहरा कर ग्रहण को देखा जा सकता है। वेल्डर का डार्क आर्क लेंस भी प्रयोग किया जा सकता है।
फरवरी 1980 को जो खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा उसे ज्योतिषियों ने ही नहीं वैज्ञानिकों ने भी सारे संसार के लिए अनिष्टकारक बताया। दैनिक हिंदुस्तान के 14 जनवरी अंक में वैज्ञानिकों की इस मान्यता का उल्लेख, इस सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में गामा आदि किरणों का निर्माण होगा। इन किरणों से समस्त है कि जीवधारियों के स्वास्थ्य पर कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस समय मनुष्यों का रक्तचाप बढ़ जाने और प्राणियों में दहशत फैल जाने की संभावना व्यक्त की गई है। वैज्ञानिकों ने गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क किया है कि ये सूर्य ग्रहण के समय बाहर न निकलें, क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली विभिन्न किरणें गर्भस्थ शिशु को असाधारण रूप से प्रभावित कर सकती है। सन 1980 में पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण भी पड़ा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, वह ये कि वह एक ऐसा वर्ष था जबकि सूर्य पर बनने वाले धब्बों का 11 वर्षीय चक्र पूर्ण हुआ। इस वर्ष सूर्य पर इन धब्बों की संख्या वृद्धि पर थी। परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जबरदस्त चुंबकीय तूफान उठेंगे और साथ ही सौरवायु एवं सूर्य की ऊष्मा और घातक हो उठेगी। इन दिनों घातक पराबैंगनी रश्मियों की तीव्रता भी अधिक हो उठेगी, जिसके परिणामस्वरूप भूमध्य रेखा के समीपवर्ती अक्षांश वाले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा आदि एशियाई देशों में भयंकर गर्मी पड़ेगी, जोरदार आंधियां आएगी या मूसलाधार वर्षा होगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखियों फटेंगी। सूर्य का पूर्ण ग्रहण प्रकृति की अनूठी छवियों में से एक होता है। यह मात्र नव चंद्रोदय के समय संभव है। इसका अर्थ है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो। चंद्रमा जब धरती और सूर्य के बीच आ जाता है वह प्रकाश पथ को ढक लेता है और ग्रहण का कारण बनता है। चंद्र ग्रहण अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिक से अधिक 7 मिनट ही होती है। खगोल विज्ञानियों और भौतिकविदों की दृष्टि से भी पूर्ण सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण अध्ययन के योग्य घटना, क्योंकि इस समय सौर वातावरण का अत्युत्तम रीति से अध्ययन संभव होता है। खग्रास सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की ऊपरी सतह पर क्रमशः ये परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। सौर वर्म प में विभिन्न रासायनिक संयोगों के कारण काले धब्बे वाली रेखाएं दिखाई पड़ती है। प्रारंभ और अंत में कोमोस्फियर रक्ताभ सा दिखाई पड़ता है। सर्वप्रथम चंद्रमा की काली सी छाया दिखती है, जो सूर्य के गोले के एक हिस्से को छूती सी दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे पूरा सूर्य ढकता जाता है, प्रकाश मध्यम पड़ता जाता है। हवा में ठंडक और सिहरन बढ़ने लगती है। जब सूर्य की संकटी सी आभा मात्र ही अवशिष्ट रहती है, उस समय पूरे आकाश में अंधेरा छाने लगता है। कभी कभी सूर्य मंडल के चारों ओर एक धौरक अंगूठी जैसी आभा दिखाई पड़ती है। इसके कुछ ही क्षणों बाद पूरा सूर्य मंडल अदृश्य हो जाता है और एक हल्की सी सफेदी भर बच रहती है। कभी कभी लाल लपटें जैसी फैलती देखी जाती है। इसी समय जब राक्षसी अंधेरा अपनी भुजाएं चारों ओर फैलाता है, जानवर उत्तेजित हो उठते हैं, पक्षी घोंसलों में दुबक जाते हैं और कई फूल अपनी पंखुड़ियां समेट लेते हैं। इस समय सिर्फ खगोलवेत्ता पूरी मुस्तैदी के साथ चुपचाप अपने औजारों, उपकरणों के द्वारा अध्ययन में तल्लीन रहते हैं। खगोलविद अधिक अच्छी तरह अध्ययन कर सकने की दृष्टि से ऐसे खग्रास सूर्य ग्रहण पृथ्वी के जिस हिस्से में कुछ अधिक क्षणों तक दिखाई पड़ सके, वहां ही अपने अड्डे जमाते हैं। महीनों पहले से उसकी तैयारी की जाती है। वैज्ञानिक उपकरण तथा अन्य औजार हजारों किलोमीटर तक ढोकर ले जाए जाते हैं। फिर वह घने जंगल के बीच में स्थिति केंद्र हो अथवा भले ही बीच समुद्र में अवस्थित द्वीप हो, जैसा कि 20 जून 1955 में श्रीलंका में दिखाई पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के लिए किया गया था।
1982 में होने वाले अपूर्व अंतरिक्षीय ग्रह संयोग के सदृश इस शताब्दी में पहले सिर्फ 2 बार ही ग्रह सम्मिलित हुए हैं। ये है एक ही वर्ष में 7 ग्रहण पड़ना। इस शताब्दी में पहली बार ऐसा 1917 में हुआ था। उस वर्ष 4 सूर्य ग्रहण तथा 3 चंद्र ग्रहण पड़े थे। इनमें से जनवरी, जुलाई तथा दिसंबर में 2 तथा जून में 1 ग्रहण पड़ा था। दूसरी बार 1935 में 7 ग्रहण पड़े, 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण, जिनमें से जनवरी में 2, फरवरी में 1, जुलाई में 3 तथा दिसंबर में 1 ग्रहण पड़े। इसके बाद 1982 में भी 7 ग्रहण पड़े। इनकी श्रृंखला ठीक 1917 जैसी ही थी, यानी जनवरी में 2, जून में 1, जुलाई में 2 तथा दिसंबर में 2 ग्रहणों की यह श्रृंखला धनु मिथुन धुरी पर पड़ रही है। इसीलिए वे राष्ट्र तथा शहर जो इस धुरी के बी में है या जिनकी भूमध्य रेखीय युति इस धुरी पर पड़ती है, वे इन ग्रहणों के प्रतिकूल प्रभाव की चपेट में विशेषकर आएंगे। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, पुर्तगाल, बेल्जियम, इंग्लैंड, तुर्की, वेस्ट इंडीज, ब्राजील, मिस्र, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, स्पेन, लंकाशायर, सहारा का रेगिस्तानी क्षेत्र, नाव आदि इस संयोग श्रृंखला से बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका वैज्ञानिकों ने प्रकट की है। ग्रहों की युति तुला में है, इसलिए चीन, हिंद, चीन, रूस तथा मुस्लिम देशों पर भी इनके हानिकर असर की उम्मीद है। 16 फरवरी 1980 को होने वाला खग्रास सूर्य ग्रहण 1982 की विभीषिकाओं की पूर्व सूचना ही समझा जाना चाहिए। लगभग ऐसे ही कुछ सूर्य ग्रहण 21 अगस्त 1914 को तथा 29 मई 1938 को हुए थे। ये दोनों ही क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व घटित हुए थे। 1980 का खग्रास सूर्य ग्रहण सन 14 और 38 से भी बड़ा था। इतना भयंकर खग्रास सूर्य ग्रहण इस शताब्दी में पहले कभी नहीं हुआ। वह इस शताब्दी के प्रारंभ के 2 वर्ष पूर्व सन 1898 में पड़ा था। उन दिनों लगभग 30 वर्ष लंबे अकाल का दौर अपनी चरम सीमा पर था। उन दिनों भी ऐसे ही भयंकर दुर्भिक्ष की विपत्ति की संभावना सिर पर मंडरा रही थी। फरवरी 1982 में सूर्य के जिस ओर पृथ्वी थी उससे विपरीत दिशा में शेष समस्त ग्रह एक सीधी पंक्ति में थे और उनका नेतृत्व कर रहा था बृहस्पति ग्रह, लेकिन इन सभी ग्रहों के तल एवं स्तर भिन्न भिन्न थे। नवंबर 1982 में सूर्य, शनि, गुरु और प्लूटो की तुला में युति हुई। ये मानव समाज के लिए अशुभ संकट है, लेकिन इससे भी अधिक हानिकारक संयोग इसके पूर्व 21 अगस्त से 19 सितंबर 1982 के बीच सामने आया, जब 6 ग्रह राहु, शनि, गुरु, शुभ बुध एवं शुक्र की प्रचंड सिंह लग्न में युति हुई। के अनुसार निश्चय ही ऐसी संपूर्ण संसार के लिए विशेष हानिकारक है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण मानव जाति का समूलोच्छेद हो ही जाएगा। अब तक जिन सूर्य ग्रहणों के वितरण नोट किए जा सके हैं उनमें प्राचीनतम है ई शून्य पूर्व 2137 को 22 अक्टूबर को देखा गया सूर्य ग्रहण है। इसका विवरण चीनी पत्र शू चेंग में दर्ज है। उस समय के दोनों शाही ज्योतिषियों सी और हो ने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि वे लड़खड़ाने लगे और अध्ययन न कर सके। सम्राट ने उन्हें इस पर कठोर दंड दिया। ऑस्ट्रियन खगोलवेत्ता टी0 अपोल्जर ने 1887 में एक शोध ग्रंथ प्रकाशित किया जिसका नाम था केननडेर फिंस्टनेसे। इसमें उन्होंने 8000 सूर्य ग्रहणों तथा 5200 चंद्र ग्रहणों का विवरण दिया था, जो 1207 ईस्वी पूर्व से उन दिनों तक घटित हुए थे और आगे सन 2161 तक होने वाले हैं। 19वीं सदी में कुल 4 खग्रास सूर्य ग्रहण भारत में देखे गए। पहला 21 दिसंबर 1843 को, जिसे मुख्यतः दक्षिणी भारत में देखा गया पर जिसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरा 18 अगस्त 1868 को देखा गया।
इसका रिकॉर्ड अध्ययन मछलीपट्टनम में खगोलविद N0R0 पागसन ने किया। महान फ्रेंच खगोलवेत्ता J0 जानसीन भी इस हेतु भारत आए थे। तीसरा खग्रास सूर्यग्रहण 12 दिसंबर सन 1871 को पड़ा। मद्रास के खगोलवेत्ता अविनाशी ने कोयम्बतूर वेधशाला में इसका अध्ययन किया। 19वीं शताब्दी का अंतिम खग्रास सूर्यग्रहण 22 जनवरी 1898 को पड़ा, जो मध्य भारत में देखा गया। इसे अनेक प्रख्यात अंग्रेज एवं अमरीकी खगोलविदों ने देखा, जांचा, परखा, विवरण नोट किए। सर जॉमन लाकेर तथा प्रो.0 फाउलर ने विजयदुर्ग में खगोलवेत्ता सर विलियम क्रिस्ट्री तथा प्रोफेसर H0 टनर ने शहडोल में अमरीकी ज्योतिर्विद W कैम्पबेल ने जेबर में तथा जॉन एवरशेड ने तालनी में इसका पर्यवेक्षण अध्ययन किया। इस बार उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में 16 फरवरी 1980 के ग्रहण का पर्यवेक्षण किया गया। इसके लिए 4 लाख मूल्य के विशेष उपकरण मंगाए गए। संसार भर के वैज्ञानिकों ने इस प्रभाव को जांचने के लिए अपने अपने ढंग से प्रयत्न किए। 16 फरवरी 1980 को घटित होने वाला खग्रास सूर्य ग्रहण भारतीय पेनिनसुला में देखा गया। ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिण में स्थिति अटलांटिक समुद्र में सूर्योदय से आरंभ हुआ। इसके बाद मध्य अफ्रीका, हिंद महासागर होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में देखा गया। उदुप्रांत वर्मा होते हुए वह चीन में सूर्यास्त के समय समाप्त हो गया। भारत में ये ग्रहण पश्चिमी तट स्थिति करवाड़ में सर्वप्रथम दिखाई दिया। मानक समय के अनुसार दिन के 2-17 पर, तदुपरांत गढ़ग, रायपुर, दोरनाल होते हुए पूर्वित स्थिति पुरी में समाप्त हुआ। रायपुर में ये 2:25 पर तथा पुरी में 2:42 पर दिखाई देना शुरू हुआ। करवाड़ में कुल 2 घंटे 40 मिनट, गुग में 2 घंटे 45 मिनट, रायपुर में 2 घंटे 40 मिनट, दोरनाल में 2 घंटे 45 मिनट और पुरी में 2 घंटे 20 मिनट तक दिखाई दिया। अन्य स्थान जहां से पूरा ग्रहण देखा गया: धारवाड़, हुबली, महबूबनगर, नालगोंडा, खम्माम, भद्राचलम, कोरापुट, वाविली और भुवनेश्वर। भारत के कुछ मुख्य शहरों में सूर्य ग्रहण दिखाई देना निम्नानुसार रहा: हैदराबाद 2:28 पर, बम्बई 2:19 पर, दिल्ली 2:36 पर, कलकत्ता 2:47 पर, अहमदाबाद में 2:20 पर, भोपाल में 2:30 से, लखनऊ में 2:40 पर। सन 1980 में 4 ग्रहण पड़े। पहला 16 फरवरी को पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा 1 मार्च को चंद्र ग्रहण, तीसरा 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण तथा चौथा 10 अगस्त को पुनः सूर्य ग्रहण। उल्लेखनीय है कि ये चारों ग्रहण क्रमशः सूर्य और चंद्र तथा चंद्र और सूर्य 15 दिन की अवधि के भीतर ही पड़े। इस्लाम धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक मौज जात मसीह के पृष्ठ 146 पर हजरत इमाम बाकर के संदर्भ से कहा गया है, जब चांद एवं सूर्य ग्रहण 15 दिन के फर्क में अवधि होंगे तो उससे ये साबित होगा कि कयामत का समय करीब आ गया है। खग्रास ग्रहण से व्यापक उथल पुथल संभावित सर्वविदित है कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के समय पर धरती के साथ जुड़े हुए संबंध सूत्र और प्रवाह क्रम में व्यतिरेक उत्पन्न होता है। व्यतिरेक से सामान्य प्रक्रिया में अंतर पड़ता है। फलतः प्रतिक्रिया और परिस्थिति में अंतर पड़ना भी स्वाभाविक है। ग्रहणों के प्रभाव को चिरकाल से अनुभव किया जाता रहा है और उसके संबंध में कितनी ही चित्र विचित्र मान्यताएं भी हैं। उनमें से कुछ अलंकारिक, कुछ वास्तविक और कुछ निरर्थक है। प्राचीन काल के अलंकारिक प्रतिपादनों में ऐसी रहस्यमय वास्तविकताओं का पता चलता है और जो सत्य के अत्यंत समीप होती है। ग्रहणों का प्रभाव असामान्य होता है, इस मान्यता में कोई भ्रांति नहीं है। सूर्य का प्रभाव अधिक है, इसलिए उस पर लगने वाले ग्रहण को धरती पर अस्त व्यस्तता भी अधिक होती है।
अस्त व्यस्तता से अस्वाभाविक ही नहीं अवांछनीय परिणत भी होती है। इसलिए ग्रहणों को सदा से चिंता का विषय माना जाता रहा है, विशेषतया सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहणों की शोध का प्रामाणिक प्रयास 28 जुलाई 1851 के सूर्य ग्रहण से आरंभ हुआ है। स्पेन के पूर्वी प्रायद्वीप से सैनी और वारेम नामक ज्योतिषियों ने उसके चित्र खींचे और ग्रहण के समय की वस्तुस्थिति का पता लगाया। इसके बाद नए उपकरणों की सहायता से विज्ञानी जॉनसन ने 18 अगस्त 1868 के सूर्य ग्रहण की तस्वीरें मलाया प्रायद्वीप में जाकर उतारी। सन 1870 में सिरुली ने और भी अधिक स्पष्ट चित्र खींचे। इनसे पता चला कि इस अवसर पर सूर्य पर कुछ चमकीली रेखाएं दृष्टिगोचर होती है और इर्द गिर्द खास किस्म की तेजोवलय छाया रहता है। सन 1871 में नया स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र बना और उसने नई गैसों के प्रवाह तथा वर्णमंडल का अधिक परिचय दिया। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय वर्णमंडल की गहराई 15,000 किलोमीटर आंकी गई है। उससे लाल रंग की विलक्षण चिनगारियां छूटती देखी गई। 17 मई 1882 को सूर्य ग्रहण मिस्र में देखा गया था। उसमें एक चमकीला पुच्छल तारा पकड़ में आया। 22 जनवरी 1898 के सूर्य ग्रहण ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अतिरिक्त लाल लपटें उछलती देखी। खंड ग्रहण तो समय समय पर होते रहते हैं, पर उनसे इतनी जानकारी नहीं मिलती जितनी कि पूर्ण ग्रहण से 30/1954 का सूर्य ग्रहण बाल्टिक सागर क्षेत्र में था और 12 जून 1958 का प्रशांत महासागर में। इस अवसर पर डेंजर द्वीप में एक विशेष वेधशाला फिट की गई और पाया गया कि ग्रहण काल में परा घटता है, किंतु एक्स किरणों में कोई अंतर नहीं आता। सन 1980 से लेकर 88 तक के 8 वर्षों में चलने वाली सूर्य ग्रहण श्रृंखला असाधारण कही जा सकती है। इस अवधि में 13 सूर्य ग्रहण पड़े। ई से 6 पूर्ण खग्रास, 5 खंडग्रास और 2 कनकनाकृति थे। ग्रहणों में 16 फरवरी 80 का अफ्रीका और भारत में, 31 जुलाई 89 का सोवियत संघ में, 11 जून 83 का हिंद महासागर में, 23 नवंबर 1984 का न्यूगिनी दक्षिणी प्रशांत में, 12 नवंबर 85 का अंटार्कटिका दक्षिणी प्रशांत में और 18 मार्च 85 का प्रशांत सुमात्रा बोर्नियो में खग्रास दिखा। अन्यत्र उन्हें खंड खग्रास रूप में देखा गया। ग्रहण के समय ऐसी महत्वपूर्ण खोजें संभव होती है जो अन्य समय पर नहीं की जा सकती। सन 1968 में लाकवर और जॉनसन नामक वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। आइंस्टीन का वह प्रतिपादन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी सही सिद्ध हो सका, जिससे उसने अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के पड़ने की बात कही थी। अविज्ञात ग्रह उपग्रहों की खोज के लिए ये ग्रहण काल सर्वोत्तम सुविधाजनक रहता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर प्रकाश की तीव्रता ही कम नहीं होती, वरन उसके गुण भी बदल जाते हैं। जानवरों में बेचैनी पाई जाती है और वे बुरी तरह डरे हुए चिल्लाते हुए देखे जाते हैं। खाना सोना सभी को हराम हो जाता है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर भागते हैं। खिले हुए फूल सिकुड़ने और बंद होने लगते हैं। तापक्रम इतना गिर जाता है कि ओस पड़ने लगती है। सर्दी बढ़ने लगती है और में आश्चर्यजनक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। प्रकाश के मोती जैसे तैरते दिखाई पड़ते हैं। ग्रहण लगने से प्रायः 15 मिनट पहले धूप अनायास ही हल्की पड़ जाती है। 16 फरवरी 80 के ग्रहण अवसर पर सूर्य मकर और कृष राशि की सीमा रेखा पर असमय बुध और शुक्र ग्रह आकाश में उगे हुए दिखाई दिए। भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पुनर्वसु तथा प्राश्व और निवह भी उगे हुए दिखे। 22 जनवरी 1898 में ठीक इन्हीं दिनों जैसा पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में देखा गया था। 82 वर्ष पूर्व की घटनाओं का उल्लेख विजयदुर्ग, महाराष्ट्र के परीक्षणकर्ताओं ने नोट किया था।
उस समय सूर्य का रथ चक्र तेजी से पश्चिम की ओर भागता हुआ और चंद्रपिंड को तेजी से उस पर झपटता हुआ देखा गया। भयानक अंधेरा छाया और सूर्य अस्त हो गया। 2 बड़े और 3 छोटे धब्बे उभरे हुए दिखे। ग्रहण लाल वर्ण का चांदनी सी निकल आई, आकाश में तारे दिखने लगे। इन सब में मंगल अधिक स्पष्ट था। क्षितिज पर पहले कई रंग की आभा देखी गई और फिर वह हल्के बैंगनी तथा सुनहरे रंग में बदलती देखी गई। ग्रहण जिस तेजी से लगा उसी तेजी से समाप्त भी हुआ। सूर्य के परिमंडल, कोरोना और वर्ग मंडल, स्फीयर की संरचना, गर्मी तथा दबाव की जैसी ही जानकारी ग्रहण के समय मिल सकती है, वैसी और किसी समय नहीं। वैज्ञानिक इस अवसर पर जिन तथ्यों का पता लगाते हैं, उनमें रेडियो लहरों का उत्सर्जन, आयनोस्फीयर में परिवर्तन, भूचुंबकत्व का प्रभाव प्रमुख। हैदराबाद के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन कोरोना के ध्रुवीकरण वर्णक्रम का विश्लेषण, अंतर्यही तरंगों के परिवर्तन की जांच पड़ताल की और लगाया कि जलचरों और नभचरों को सूर्य ग्रहण सीमा तक और किस प्रकार प्रभावित करता है। इस शोध को अब क्रोनोबायोलॉजी के नाम से अब अतिरिक्त नाम दिया जाने लगा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार किसी विशिष्ट स्थान से 50 सालों में 40 चंद्र ग्रहण और 20 खंड सूर्य ग्रहण देखे जा सकते हैं, किंतु पूर्ण ग्रहण देखने का अवसर 360 वर्ष में एक बार ही आता है। चंद्र ग्रहणों की तुलना में सूर्य ग्रहणों का अनुपात 3:2 होता है। ग्रहण पथ समूची पृथ्वी पर नहीं फैलता, उसका विस्तार मात्र 262 की 0 मीटर शून्य रहता है। 223 चंद्रमासों अर्थात 6545 दिनों के उपरांत हर बार सूर्य और चंद्रमा ऐसी स्थिति में लौट आते हैं कि ग्रहण चक्र की पहले की तरह पुनरावृत्ति होने लगे। इस आधार पर प्रायः 18 वर्ष 10 दिन का ग्रहण क्रमः जान लेने के उपरांत बहुत समय तक के ग्रहणों की भविष्यवाणियां की जा सकती है। इतने पर भी चंद्रपथ की विलक्षणता के कारण ठीक उसी स्थान पर इसी रूप में दिख पड़ने में हेरफेर भी होता रहता है। भारत में 16 फरवरी 1980 वाले सूर्य ग्रहण का पर्यवेक्षण करने के लिए विशेष रूप से तैयारियां की गई थीं। इसके लिए 60 बड़े और 120 छोटे निरीक्षण केंद्र कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र के कितने ही स्थानों पर लगाए गए। कई वेधशालाओं से गुब्बारे छोड़े गए और आकाश में उस समय होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश चलचित्र संस्थान ने इस अवसर पर ऐसी फिल्म बनाई है जिससे प्राणियों और पदार्थों पर होने वाले सूर्य ग्रहण का पता चल सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने रायपुर जिले के ज्वालाकंटे गांव में एक 21 मीटर ऊंचा लोह मंच बनाया था। उस पर सेलोस्टेट, रेक्टोग्राफ जैसे बहुमूल्य यंत्र लगाए गए थे। इनकी सहायता से ग्रहण के अवसर पर वर्ण मंडल एवं प्रभा मंडल की जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण चित्र लिए गए। साधारण ज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण की विद्या बड़ी जटिल और आश्चर्यजनक है। भूगोल के छात्र जानते हैं कि सूर्य का व्यास 8,64,000 मील और चंद्रमा का मात्र 2,160 मील है। इसका अर्थ है सूर्य में 400 चंद्रमाओं का समावेश। सूर्य पृथ्वी से 9,29,57,200 मील की औसत दूरी पर है। चंद्रमा की औसत दूरी 2,38,840 मील है। इसका अर्थ भी यही होता है कि चंद्रमा जितनी दूरी पर विराम देते हुए सूर्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाए तो वैसे विराम 400 होंगे। ऐसी दशा में पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने पर भी चंद्रमा की छाया पूरी तरह सूर्य को ढक नहीं सकती, फिर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है। इस आश्चर्य का कारण पृथ्वी से चंद्रमा की समीपता ही है। यदि वह अपेक्षाकृत दूर होता तो फिर सूर्य के एक भाग को ही उसकी छाया ढक पाती। पूर्ण ग्रहण 2 मिनट 50वां सेकंड का ही था। इसका 12:42 पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अफ्रीका के मध्य भाग से प्रायः 2500 किलोमीटर दूरी से आरंभ हुआ।
इसके उपरांत वह कांगो, जैरे, तंजानिया, केनिया होकर आगे बढ़ता हुआ अरब सागर में अफ्रीका के पूर्वी तट तक चला गया। इस स्थान पर वो 4 मिनट 12 सेकंड दिखाई दिया। धरती पर यह ग्रहण दर्शन की अधिकतम अवधि थी। भारत के कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम प्रांतों को पार करता हुआ वह बंगाल की खाड़ी में बढ़ा। बंगाल देश और बर्मा होते हुए अंततः वो चीन के चुंगकिन नगर से 100 मीटर दूर पर समाप्त हुआ। देशों के साथ इस ग्रहण की संगति जोड़ी जाए तो उस परिधि में प्रायः पूरा अफ्रीका महाद्वीप, सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, मलाया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, चीन, मंगोलिया तथा सोवियत संघ के देश आते थे। अन्य देशों को इस अद्भुत दर्शन से वंचित रहना पड़ा। पूर्ण ग्रहण की पट्टी 115 से 130 किलोमीटर की सीमा में फैली थी। अन्यत्र वह खंड ग्रास दिखाई पड़ी। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की भ्रमण गति प्रति घंटा 1700 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जबकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी को काटते हुए प्रति घंटा 3430 किलोमीटर है। इस अंतर को ध्यान में रखते हुए यदि पृथ्वी से अधिक समय तक ये ग्रहण देखना हो तो सामान्य अवधि 6 मिनट को बढ़ाकर 80 मिनट तक किया जा सकता है। सुपरसोनिक विमानों की जो गति है, उसे देखते हुए उनमें बैठे हुए अन्वेषणकर्ता अपना शोध काल इतना लंबा बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में प्रकन किए भी गए क्योंकि अभी वो थोड़ी सी अवधि है, वह अंतरिक्ष की उथल पुथल के जारने के लिए अपर्याप्त ही कही जा सकती है। सूर्य के चारों ओर फैले हुए प्रभामंडल में विद्यमान गैस की परत का तापमान 10 लाख सेंटीमीटर पाया गया, जबकि सूर्य के धरातल का मात्र 6000 सेंटीग्रेड। यह अद्भुत अंतर किस कारण है, इसकी जानकारी ग्रहण के अवसर पर बनने वाली विशेष स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक सरलता से मिल सकती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर पर ग्रहण की मध्य रेखा आती है, अस्तु वहां से वह अन्वेषण अधिक हो सकने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों के जत्थे वहां पहुंचे। यह मंदिर 700 वर्ष पूर्व ठीक ऐसे स्थान पर बना है जहां सूर्य ग्रहण का प्रभाव अधिक स्पष्ट और अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में देखा जा सकता है। भारत के विभिन्न केंद्रों में प्रस्तुत सूर्य ग्रहण का पर्यवेक्षण करने के लिए संसार भर से प्रायः 1000 वैज्ञानिक आए, जिन्होंने अपने अपने शोध क्षेत्र पर होने वाली ग्रहण प्रतिक्रिया की बहुमूल्यों के आधार पर जांच पड़ताल की। ज्योतिषी और विज्ञानी इस संबंध में एक मत है कि ग्रहण काल से अंतरिक्षीय विकिरण का मनुष्यों और पदार्थों पर अनुपयुक्त प्रभाव पड़ता है, इसलिए उस समय भोजन न करें, खुली आंख से ग्रहण को न देखने, गर्भवतियों को भीतर रहने, बीमारों और कमजोरों को खुली जगह की अपेक्षा भीतर रहने की चेतावनी दी गई और कहा गया कि उस विकिरण के संपर्क में न आना उपयुक्त है। इससे सिद्ध होता है कि यह प्रभाव किसी न किसी रूप में अनुपयुक्त होता है। सूर्य ग्रहण होते यो हर साल है, पर वे खग्रास नहीं होते, साथ ही एक क्षेत्र में भी बार बार नहीं दिखते। एक ही स्थान पर दोबारा खग्रास का दृश्य देखना हो तो उसके लिए 360 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस बार भी भारत में इस रूप में व इसी रूप में इतनी ही लंबी अवधि के बाद देखा जा रहा है। भूतकाल में जब जब ऐसे सूर्य ग्रहण पड़े हैं उसके कुप्रभाव ही सामने आए हैं। इस बार भी यदि ऐसा हुआ वो समझना चाहिए कि आज की परिवर्तन प्रक्रिया को देखते हुए उन तत्वों का होगा। हर विनाश के पीछे विकास की संभावना भी रहती है और वहां संतुलन को बनाती है। इस आधार पर देर तक चलने वाले इस सूर्य ग्रहण का एक परिणाम सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी होना चाहिए। इस प्रकार समूची प्रतिक्रिया के शुभ और अशुभ का सम्मिश्रण कह सकते हैं। संक्षेप में इस युग परिवर्तन में सहायक ही समझा जाना चाहिए। 1
अंतरिक्ष विज्ञानी डा शून्य श्रीवास्तव के अनुसार सूर्य की घातक किरणों से रक्षा करने वाली वायुमंडल में गैस की परत 10% घट जाने के कारण ग्रहण के समय पृथ्वी पर अधिक विध्वंसक प्रभाव पड़ता। इन दिनों सूर्य में कंपन चल रहा है। वो प्रतिवर्ष 13 किलोमीटर सिकुड़ रहा है। साथ में उसमें धब्बे भी असाधारण रीति से उभर रहे हैं जो अपने कुप्रभाव के लिए बहुत उत्तरदायी होंगे। इन सब के उतार चढ़ाव स्वरूप अगले दिनों व्यापक उथल पुथल की कल्पना सिधार नहीं कही जा सकती। आखिर यह हस्तक्षेप क्यों? अंतरिक्ष विज्ञानियों में आजकल ये चिंता का विषय बना हुआ है कि अब अंतरिक्ष जगत के अनुदान पृथ्वी को मिलते रहने का क्रम कम क्यों होता जा रहा है। उसकी जगह उसके अभिशापों की वर्षा अधिक होने लगी है। ऐसा क्यों? गंभीरता से विचार करने पर जिन तथ्यों की जानकारी मिलती है वह ये है कि इन दिनों विभिन्न देशों की अंतरिक्ष में अपना अपना कब्जा जमाने की होड़ असाधारण रूप से बढ़ी है। मनुष्य ने अब पृथ्वी के अतिरिक्त चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति जैसे ग्रह उपग्रहों तक यात्राक्रम चलाकर अंतरिक्ष में अपना हस्तक्षेप आरंभ कर दिया है। चंद्रमा पर तो बस्ती बसाने की भी योजना बन रही है। ऐसी दशा में इन ग्रह पिंडों के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न होता है, जिसकी प्रतिक्रिया विभिन्न कार के विक्षोभों के रूप में सामने आती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों को लेकर प्रति वर्ष न जाने कितने कृत्रिम भू उपग्रह छोड़े जाते हैं। ये सभी पृथ्वी के रक्षा कवच को भेदते हुए निकल जाते हैं। होगा हर विनाश के पीछे विकास की संभावना भी रहती है और वहां संतुलन को बनाती है। इस आधार पर देर तक चलने वाले इस सूर्य ग्रहण का एक परिणाम सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी होना चाहिए। इस प्रकार समूची प्रतिक्रिया के शुभ और अशुभ का सम्मिश्रण कह सकते हैं। संक्षेप में इस युग परिवर्तन में सहायक ही समझा जाना चाहिए। 1. अंतरिक्ष विज्ञानी डा शून्य श्रीवास्तव के अनुसार सूर्य की घातक किरणों से रक्षा करने वाली वायुमंडल में गैस की परत 10% घट जाने के कारण ग्रहण के समय पृथ्वी पर अधिक विध्वंसक प्रभाव पड़ता। इन दिनों सूर्य में कंपन चल रहा है। वो प्रतिवर्ष 13 किलोमीटर सिकुड़ रहा है। साथ में उसमें धब्बे भी असाधारण रीति से उभर रहे हैं जो अपने कुप्रभाव के लिए बहुत उत्तरदायी होंगे। इन सब के उतार चढ़ाव स्वरूप अगले दिनों व्यापक उथल पुथल की कल्पना सिधार नहीं कही जा सकती। आखिर यह हस्तक्षेप क्यों? अंतरिक्ष विज्ञानियों में आजकल ये चिंता का विषय बना हुआ है कि अब अंतरिक्ष जगत के अनुदान पृथ्वी को मिलते रहने का क्रम कम क्यों होता जा रहा है। उसकी जगह उसके अभिशापों की वर्षा अधिक होने लगी है। ऐसा क्यों? गंभीरता से विचार करने पर जिन तथ्यों की जानकारी मिलती है वह ये है कि इन दिनों विभिन्न देशों की अंतरिक्ष में अपना अपना कब्जा जमाने की होड़ असाधारण रूप से बढ़ी है। मनुष्य ने अब पृथ्वी के अतिरिक्त चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति जैसे ग्रह उपग्रहों तक यात्राक्रम चलाकर अंतरिक्ष में अपना हस्तक्षेप आरंभ कर दिया है। चंद्रमा पर तो बस्ती बसाने की भी योजना बन रही है। ऐसी दशा में इन ग्रह पिंडों के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न होता है, जिसकी प्रतिक्रिया विभिन्न कार के विक्षोभों के रूप में सामने आती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों को लेकर प्रति वर्ष न जाने कितने कृत्रिम भू उपग्रह छोड़े जाते हैं। ये सभी पृथ्वी के रक्षा कवच को भेदते हुए निकल जाते हैं। क्षेत्रों में पूर्व की और अब की परिस्थितियों में जब परस्पर तुलना की जाती है तो पाया जाता है कि दोनों की स्थिति में जमीन आसमान जैसा अंतर आ गया है। इन दिनों पृथ्वी की रक्षा कुंडली के टूटने के कारण परिस्थितियां और खराब ही हुई है। जिन्होंने अंतर्ग्रही परिस्थितियों और हलचलों का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया है उनका मत है कि विगत कुछ दशकों में असंतुलन इतना बढ़ गया है जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की प्रकृति में विपरीतता का व्यवहार दृष्टिगोचर हो रहा है। इसका कारण बताते हुए खगोलवेत्ता कहते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड का हर घटक परोक्ष रूप से एक दूसरे से संबद्ध है। यहाँ एक ही हलचल सदा दूसरे को प्रभावित करती है।
अतः प्रत्यक्ष रूप से कोई अवांछनीय कार्य न करके भी परोक्ष रूप से हम वैसे कार्यों में संलग्न हो रहे हैं जिनका दूरगामी दुष्परिणाम बाद में सामने आकर रहेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत सर्वविदित है। जब किसी को अनावश्यक रूप से छेड़ा जाता है तो उसका परिणाम सदा बुरा होता है। पिंजरे में बंद शेर, भालू, बंदर जैसे प्राणियों को छेड़ने पर वह कुपित होते और आक्रमण के प्रयास करते हैं। विषधर सर्प छोड़े जाने पर न फुंसकारता है, वरन कई अवसरों पर तो वह छेड़खानी करने वाले के लिए प्राणघातक सिद्ध होता है। अंतरिक्ष के संबंध में हमारे वर्तमान क्रियाकलाप भी इसी स्तर के हैं, फलतः उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। चंद्रमा को ही लें, वह पृथ्वी के समीप होने के कारण आकाश मंडल में विद्यमान तारों की रश्मियों को हम तक पहुंचाने में संचार उपग्रह का काम करता है। पृथ्वी का मौसम बहुत कुछ इसी के संतुलन पर निर्भर करता है। इसमें थोड़ा सा भी व्यतिरेक भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, उल्कापात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे विनाशकारी परिवर्तनों को जन्म देता है। काफी पहले सन 1930 में अमेरिका में पड़े दुर्भिक्ष का प्रमुख कारण चंद्रमा की असंतुलित गतिविधियों को बताया जाता है। स्कॉट एयरफोर्स बेस के विलियम कैंपवेल ने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि पिछले दिनों भारत में पड़ने वाला असाधारण सूखा ऐसे ही अंतर्ग्रही अनुलन का परिणाम था। वैज्ञानिकों के चंद्रमा के गति चक्र संबंधी 500 वर्षा के रिकॉर्ड का जब अध्ययन किया गया तभी अनेक देशों में बार बार आने वाले प्राकृतिक प्रकोपों का रहस्य सका। उनका कहना था कि इसी अध्ययन के बाद ये जाना जा सका कि क्यों चीन का उत्तरी भाग बाढ़ और सूखे की चपेट में लंबे समय से आता रहा है। जापान और दक्षिण अमेरिका में आने वाले प्राकृतिक प्रकोप अन्न असंतुलन के परिणाम बताए जाते हैं। अंतर्ग्रही संबंधों और प्रभावों का उल्लेख भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही कर दिया था और कहा था कि हम सब ग्रह नक्षत्रों से असंदिग्ध रूप से प्रभावित होते हैं। इसी आधार पर उन्होंने ज्योतिष का विकास किया था ताकि ग्रहों का विशिष्ट लाभ विशिष्ट परिमाण में हस्तगत करने के लिए विशिष्ट एवं उपयुक्त समय की जानकारी प्राप्त की जा सके। उसकी गणना और परिणामों की सत्यता के आधार पर ही उसे विज्ञान स्तर की मान्यता मिल सकी और उसकी एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उसे स्वीकार किया जा सका। इससे न सिर्फ इस विधा की प्रामाणिकता सिद्ध हो सकी वर अन्य प्रभावों परिणामों की भी सत्यता असंदिग्ध सिद्ध हुई। तब ज्योतिर्विज्ञान का विकास इसलिए किया गया था कि अंतर्धी अनुदानों से लाभान्वित हुआ जा सके, पर अंतरिक्षीय प्रवाह के स्वाभाविक क्रम में छेड़छाड़ से अब स्थिति वैसी नहीं रही। कारण है कि अब उसकी गणनाएं और भविष्यवाणियां प्रायः गलत सिद्ध होने लगी है तथा ग्रह पिंडों के दुष्परिणाम बढ़ने लगे हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि ग्रह नक्षत्रों ने अपने अनुदान पूर्ण बंद कर दिए हों। सूर्य अब भी महासूर्य से ताप और तेजस्थित अर्जित करके पृथ्वी सहित अन्य अनेक को आभा और ऊर्जा प्रदान करता रहता है। उसी प्रकार चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। यदि उसकी शीतलता पृथ्वी को प्राप्त होती नहीं रहती तो यहाँ सब कुछ जलकर भस्मसात हो गया होता। ये सब यहाँ के धरती वासियों पर उपकार आगे भी बने रह सकते हैं, बशर्ते कि उपकार का बदला प्रत्युपकार से चुकाया जाए, छेड़खानी न की जाए। 3 मोह जैसी स्नेह शीतलता का अनुदान वरदान प्रदान कर जो अन्यथा करने वाले ग्रह गोलक काली दुर्गा, फुसकारती सर्पिनी, खूंखार शेरनी की भूमिका निभाने लगे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अच्छा हो हम पहले अपने ग्रह का, पृथ्वी का ध्यान रखें, अंतरिक्ष में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, तभी हम उनके बड़े चढ़े अनुदानों को हस्तगत करने में सफल हो सकते हैं। मूर्धन्यों और मनीषियों के कथन चार्ल्स बलिट्स की प्रसिद्ध पुस्तक डूम्सडे नो में इस प्रकार की अनेकों संगतियों का संग्रह है जिनमें इस सहस्राब्दी का अंत डरावनी विचित्रताओं से भरा हुआ बताया गया है। इसमें रहस्यवादियों की भविष्यवाणियां हैं तो ज्योतिर्विज्ञानियों एवं अन्यान्य विशेषज्ञों अभिमत भी संकलित हैं।
पुराणों में कल की अवतार का और युग बदलने का जो वर्णन है वह कब होगा, इसका संकेत इसी अवधि के साथ तालमेल बिठाता। बौद्ध धर्म में एक मान्यता है कि तथागत के 2500 वर्ष उपरांत फिर अधर्म का अंधकार छाएगा। उसके निवारण के लिए दूसरे बुद्ध मैत्रेय के रूप में आवेंगे। तिब्बतियों का विश्वास रहा है कि 13वें दलाई लामा अंतिम अवतार होंगे। इसके बाद संसार का ये स्वरूप न रहेगा, नई सृष्टि जैसा नया परिवर्तन होगा। प्रथम सहस्राब्दी के अंतिम वर्ष भारी विपत्तियों से भरे और उथल पुथल वाले रहे हैं। सन 1999 का अंतिम दिन इस दृष्टि से आशंका भरा माना गया था कि सन 1000 न जाने क्या विपत्ति लाए। उसके प्रथम दिन से लेकर वर्ष के भीतर न जाने क्या दैवी संकट उतर आए। चर्च में एक बहुत बड़ी प्रार्थना सभा नियोजित की पोप सिल्वेस्टर द्वितीय की अध्यक्षता में सेंट पीटर गई, जिसमें समीपवर्ती क्षेत्रों के अनेकों गण्यमान्य व्यक्ति सम्मिलित। तू सर्वशक्तिमान है, तू चाहे तो विपत्ति भगा सकता है और हम सबको बचा सकता है। ऐसी प्रार्थना सभाएं हुए। सभी सामूहिक प्रार्थना करते रहे। भगवान उस वर्ष अन्यत्र भी होती रहीं। सभी गिरजाघरों ने अपने अपने ढंग से इसके निमित्त धर्मानुष्ठान संपन्न किए। वह समय टल गया और उसके 1000 वर्ष बाद सन 1999 की बारी है। समझा जाता कि सन 2000 भी ऐसी ही उथल पुथल का होगा। अत्युक्ति और अलंकार की भाषा में इसे प्रलय भी कहा जा सकता है। उस कथन का अभिप्राय होता है ऐसा परिवर्तन जो भूतकाल की तुलना में असाधारण रूप से भिन्न हो। आवश्यक नहीं कि उसमें दैवी प्रकोप बरसें ही और धन जन की हानि होकर ही रहे। उथल पुथल का अर्थ होता है क्रांति। राजनैतिक क्रांतियों के समय होती रहने एक वाली मार काट को भी इसका उदाहरण नहीं माना जा सकता। बिजली, भाप और तेल की शक्ति हाथ लगने पर जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसकी परिणति और भी अद्भुत हुई है। इस आर्थिक या वैज्ञानिक क्रांति को किसी बड़ी राजक्रांति से कम नहीं अधिक ही माना जाएगा। सहस्राब्दी के अंत में ऐसे ही किसी महान परिवर्तन की बात सोची जाए तो अधिक उपयुक्त है। दैवी प्रकोप और विनाश लीला को ही प्रलय कहना ठीक न होगा। यदि समग्र विश्व का विनाश न होना हो तो क्षेत्रीय विपत्तियां तो समय समय पर आती भी रही है और भविष्य में भी आती रहेंगी। मनुष्य उनका अभ्यस्त हो है। उसे विदित है कि घाव कैसे भरे जाते हैं। चुका बाइबल की एक भविष्यवाणी के अनुसार 1999 के करीब इस्राएल का सारी दुनिया के साथ युद्ध होगा। भारी विनाश होगा और इसके बाद एक नई दुनिया बसेगी। इस संभावना की संगति इस प्रकार बैठती है कि अरब इस्राएल विग्रह का अंत अभी निकट नहीं दिखता। गुखी उलझती ही जाती है और रूस अमेरिका के पृष्ठपोषण से यह संकट विश्व युद्ध स्तर तक पहुंच सकता है। खगोल वेदताओं के अनुसार विश्व पंचांग 25,817 वर्ष का होता है। इसके बाद भारी परिवर्तन होते हैं और प्रकृति प्रवाह तथा लोक प्रचलन में असाधारण परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस स्थिति को नई दुनिया बसने का नाम दिया गया है। बेबीलोन ज्योतिषी किसी समय अपनी विद्वता और प्रामाणिकता के लिए विश्वविख्यात थे। उस समय इनके इस प्रतिपादन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी और वह कथन एक मान्यता के रूप में चलता आ रहा था। अब नवीन अंतरिक्ष विज्ञानी भी विश्व कैलेंडर संबंधी उपरोक्त मान्यता का समर्थन करने लगे हैं। तारा मंडल के क्रांति चक्र के साथ इसकी संगति बैठती है। ये 25,817 वर्ष की गणना आगामी 17 सितंबर 2009 को पूरी होती है। 4 शतक पूर्व के एक यहूदी भविष्य वक्ता नोस्वादास के कथन उनके समय में तथा बाद में भी सही सिद्ध होते रहे हैं। उनके कथनानुसार सन 1999 के जुलाई मास में चीन द्वारा विश्व युद्ध खड़ा किया जाना चाहिए।
एडगर से लेकर जॉन डिक्सन तक के मूर्धन्य भविष्य वक्ताओं की कथन श्रृंखला में लगभग ऐसे ही संकेत हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वर्तमान सहस्राब्दी का अंतिम चरण ऐसा हो सकता है जिसमें अद्भुत प्रकृतिगत उखाड़ पछाड़ हो, आश्चर्यचकित करने वाले घटनाक्रम घटे और लोक जीवन में ऐसे परिवर्तन हों जिन्हें विज्ञान इतिहास में प्रचलित रहे प्रचलनों की तुलना में असाधारण हेरफेर दृष्टिगोचर होने लगे। ज्योतिर्विज्ञानियों का मत है कि युग परिवर्तन की इस बेला में प्रकृति में ऐसे कितने ही बाह्य चिन्ह प्रकट हो सकते हैं जो सामयिक रूप से अनिष्टकारी भी हो सकते हैं। नृतत्व विज्ञानी कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या अपने समय की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ ही दिनों में अनियंत्रित प्रजनन पर भूख प्यास बुद्ध और महामारी की गाज गिरेगी और फलतः यह अवांछनीय प्रजनन स्वयं तो मरेगा ही, धरती की परिस्थितियों को भी इस योग्य न रहने देना जिसमें बने खने लोगों को निर्वाह मिल सके। शरीर शास्त्री कहते हैं लोगों की आदतें इस प्रकार बिगड़ रही है कि अभक्ष्य भक्षण, अचिंत्य चिंतन, अकृत्यों का अनुसरण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है उसके फलस्वरूप स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन वाले व्यक्ति कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिल सकेंगे। दुर्बलता और विक्षिप्तता का दौर इस प्रकार बढ़ेगा कि चिकित्सकों से उस व्यापक पतन की रोकथाम संभव न हो सकेगी। समाज बेला कहते हैं कि स्वार्थपरता, संग्रह, विलास और उपयोग की लिप्सा पारस्परिक स्नेह सहयोग की उन परंपराओं को नष्ट करके रहेगी जिसके आधार पर मानवीय विकास संभव हुआ है। अनुशासन की अवहेलना, उच्छृंखलता में गर्व, अपराधों पर अनियंत्रण की स्थिति जिस क्रम से बढ़ रही है उससे समाज संस्था में आदर्श नाम की कोई चीज बच नहीं पाएगी। लोग भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर घात प्रतिघात लगाते और वादवी आत्मघात के शिकार बनते पाए जाएंगे। ये सभी संभावनाएं उन मूर्धन्य लोगों ने व्यक्त की हैं जिनके निष्कर्ष तथ्यपूर्ण प्रामाणिक माने जाते हैं। समस्याओं के रहते भविष्य अंधकार में लगता है। जिनके हाथ में संसार के भाग्य निर्धारण की शक्ति है वे पारस्परिक अविश्वास के वातावरण में रह रहे हैं और ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि विनाश के प्रवाह को रोकने और विकास के ठोस आधार खड़े करने में सफल हो सके। वे भी चिंतित और निराश दिखते हैं। दो हाथ जोड़ने का प्रयत्न करने पर रस्सी चार हाथ अन्य से टूटने लगे तो प्रयत्नकर्ताओं को भी हार मानते देखा जाता है। संसार में ऐसे अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न भविष्य वक्ता भी यदा कदा देखने सुनने में आते हैं जिनके कथन सुनिश्चित माने जाते हैं। जो कथन अब तक सही सिद्ध हो चुके वे ही यह बताते हैं कि इनके द्वारा कही गई बातें भविष्य में भी सच हो सकती है। इस स्तर के सूक्ष्मदर्शियों की भविष्यवाणियों में निकट भविष्य की कष्टकारक माना गया मनुष्यकृत उपद्रवों के अतिरिक्त दैवी प्रकोपों की संभावना भी व्यक्त की गई है। आध्यात्मवेत्ता कहते हैं कि समस्त मनुष्य समाज एक शरीर की तरह है और उसके घटकों को सुख दुख में सहयोगी रहना पड़ता है। एक नाव में बैठने वाले साथ साथ डूबते पार होते हैं। मानवीय चिंतन और चरित्र यदि निकृष्टता प्रवाह में बहेगा तो उसकी अवांछनीय प्रतिक्रिया सूक्ष्म जगत में विषाक्त विक्षोभ उत्पन्न करेगी और प्राकृतिक विपत्तियों के रूप में प्रकृति प्रताड़ना बरसेगी। चित्र विचित्र स्तर के दैवी प्रकोप संकटों और चासों से जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख देंगे। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी सज्जनता तक ही सीमित न रहे वरन आगे बढ़कर संपर्क क्षेत्रों की अवांछनीयता से जूझे। जो इस समूह धर्म की अवहेलना करता है वह भी विश्व व्यवस्था की अदालत में अपराधी माना जाता है। सामूहिक कर दंडों की तरह निर्दोषी समझे जाने वालों को भी त्रास सहना पड़ता है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, सूखे के साथ गीला जलता है जैसी उक्तियां इस अर्थ में सच है कि सामूहिक उत्तरदायित्वों की अवहेलना व्यापक विपत्तियों का नियमित कारण बनती है। सूर्य का पृथ्वी से सीधा संबंध है और उसी का प्रभाव विशेष रूप से धरती के वातावरण को प्रभावित करता है। पर इस बार बृहस्पति ग्रह से भी विलक्षण प्रकार की उत्तेजनाएं उत्पन्न हो रही है और उनका सीधा प्रभाव अपनी धरती पर भी पहुंचने की संभावना है।
सूर्य स्पॉट और बृहस्पति के विकर्ण का प्रभाव कोण में खांच की तरह दोहरी विपत्ति का निमित्त बन सकता। ऐसे ही अनेक कारणों को दृष्टि में रखते हुए सूक्ष्मदर्शियों ने सन 80 से 2000 के मध्यवर्ती 20 वर्षों को अव्यवस्था, विक्षोभ और विपत्ति से भरे पूरे बताया है। इन प्रतिपादनों की एक संगति यह भी बैठती है कि युग परिवर्तन की संधि वेला आ गई। उसमें ऐसी उलट पुलट होनी स्वाभाविक है। असुरता अपना स्थान छोड़ते छोड़ते जीवन मरण की लड़ाई लड़ेगी। देवत्य को भी इन्हीं दिनों सत्तारूढ़ होना है। इसलिए प्राचीन काल के देवासुर संग्राम की तरह इन दिनों भी व्यापक विग्रह दृष्टि गोचर हो और उससे सामान्य जनजीवन में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो तो उसे अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिए। इस बीच प्रकट होने वाले अनिष्टकारी प्रकृति तत्वों में से इन दिनों धूमकेतु की चर्चा जोरों पर है। भौतिक विज्ञानी J0H0 उर्टसे ने धूमकेतुओं की उत्पत्ति के बारे में परिकल्पना की है। उनका कहना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच उल्का पट्टे के रूप में धूमकेतु बादल पैदा होते हैं, जो प्लूटो की परिभ्रमण कक्षा के पीछे स्थित होते हैं। ग्रह बनने से वंचित रहने वाले तथा निहारिका वलय से अवशोषित पदार्थ के पिंड रूप में एकत्रीकृत ऊर्जा पुंज को वह क्षेत्र निरूपित करता रहता है। सूर्य से दूर रहने के कारण उसकी गैस जमा रहती है पर नजदीक आते ही वाष्पीभूत होने लगती है तथा विशालकाय पूंछ के रूप में बदल जाती है। धूमकेतुओं के विस्तृत अध्ययन ने 5 अरब वर्ष पूर्व अंतर आकाशीय गैस व धूल कणों से सौर मंडल के जटिल निर्माण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने की संभावना भी कुछ वैज्ञानिक व्यक्त कर रहे हैं। धूमकेतु की प्रतिक्रियाओं के संबंध में तरह तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। प्रायः उसे अपशकुन सूचक माना जाता है। सन 1980 में हैली का प्रसिद्ध धूमकेतु आकाश में उभरा। उसी वर्ष संसार में व्यापक स्तर पर इन्फ्लुएंजा रोग फैला। ज्योतिर्विज्ञानियों ने विश्व भर में इस वर्ष आई कर बाढ़ का कारण धूमकेतु को ही बताया। वर्ष 1980 में खगोलविदों तथा जीव विज्ञानियों ने संयुक्त रूप से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उनका कहना है कि धूमकेतु पृथ्वी पर अदृश्य हानिकारक रसायनों की वर्षा करते हैं एवं एक के माध्यम से कुछ गंभीर रोगों को फैलाने की भूमिका भी निभाते हैं। वे कितने ही नवे प्रकार के रोगाणुओं को भी जन्म देते हैं। पिछले दिनों नवंबर 85 में हेली धूमकेतु पृथ्वी की अति निकट से गुजरा। खगोलविदों का कहना है कि वह अपने साथ लाए विषैली गैसों और धूलिकणों का एक जहरीला बादल पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ा गया है, जिसका दुष्परिणाम भयंकर बीमारियां और प्रकृति प्रकोपों के रूप में इन दिनों दिखाई पड़ रहा है। इसी शताब्दी में 30 जून 1908 को पृथ्वी के हैली के पथ से गुजरने पर एक विचित्र घटना घटी थी। हैली द्वारा बिखेरा गया एक वृहद मलबे का पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव में आ गया था, जो रूस के मध्य साइबेरिया प्रांत के निकट गिरा। उसके दुष्प्रभाव से टूंगुस्का नदी के निकट का 2000 किलोमीटर क्षेत्रफल का सफाया हो गया। 800 किलोमीटर दूर से ही वह प्रकोप देखा तथा विकराल ध्वनि सुनी गई। धूमकेतुओं के प्रकट होने के साथ साथ कितनी ही ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सन 66 A0D0 में जब धूमकेतु प्रकट हुआ था तो यरूशलेम पर प्रकृति प्रकोपों के पहाड़ टूट पड़े। 1066 में हेस्टिंग के युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, तब भी धूमकेतु प्रकट हुआ था। इन सब विभीषिकाओं के प्रकट होने की संभावना से यह नहीं सोचना चाहिए कि मानव जाति का अंत निकट आ गया। वस्तुतः प्रसव काल में कष्ट भी होता है और दौड़ धूप करके नए किस्म की नई व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। इसके उपरांत ही शिशु जन्म का हर्षोल्लास बिखरने लगता है। युग संधि के इन 20 वर्षों को ऐसा ही माना जा सकता है। इसमें जंग खाए कबाड़ को गलाने और उस पिघले हुए लोहे से नए उपयोगी उपकरण ढालने की आशा की जाती